नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है प्रज्वल रेवन्ना से। उनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इनका जो मामला है ये बड़ा ही चर्चा में रहा है और इन्हीं के संदर्भ में, इनके मामले के संदर्भ में अब एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब इनके मामले में, इनका जो केस है इसमें कुछ अहम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। बहुस्तरीय जो डिजिटल तकनीक है जिसे जेनिटल फीचर मैपिंग कहते हैं, इसकी तकनीकी कह सकते हैं कि सहायता से अब इनके मामले में कुछ अहम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और इसके संदर्भ में देखें तो इन्हें अब उम्र कैद की जो सजा है वो भी अब दी जाने वाली है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जेनिटल फीचर मैपिंग होती क्या है, इसके तहत कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे इसके बारे में किसी भी अपराध के संदर्भ में पूरी जो जानकारी है उसकी शिनाख्त की जाती है। तो इसी के बारे में बात करने वाले, इससे जुड़े हुए जो भी अहम फैसले हैं उन पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण अलग अलग पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये पूरा मसला है क्या। अगर न्यूज़ की बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना, इनका जो मामला है ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इनके लिए देखें तो इनका जो मामला है ये लंबे समय से देखें तो कोर्ट में अटका हुआ है। अगर हम बात करें तो अब इनके मामले के संदर्भ में एक बड़े ही विशेष तकनीक जैसे कि जेनिटल जो फेसिंग मैपिंग है उसका जो इस्तेमाल है, इस जेनिटल फीचर मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए क्या है कि अब इनके केस में नया मोड़ आ गया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक मोड़ आया है और इससे हो सकता है कि इस पूरे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब इन्हें आजीवन कारावास भी मिल सकता है। जनता दल जो सेकुलर है और पूर्व जो इसके सांसद रहे हैं, सांसद प्रज्वल रेवन्ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। आप देखे होंगे कि इनके परिवार में सभी लगभग देखें तो 50 वर्ष से क्या है कि पॉलिटिकल क्षेत्र के स्तर पे देखें तो एक काबिज हैं और अब इनके ऊपर बड़े स्तर का जो एक आरोप था वो लागू हुआ था। इनकी जो 48 वर्षीय 48 ईयर्स जो इनके यहाँ घरेलू जो इनकी सहायिका थी, या कह सकते हैं कि जो सामान्य भाषा में तो हम नहीं कह सकते हैं, एक तरह से जो नौकरानी थी उसके साथ बलात्कार का जो मामला है वो इनके साथ आया था और इसके संदर्भ में देखें तो ये मामला कोर्ट में भी गया था और इसी मामले में अब इन्हें ताउम्र यानी पूरे उम्र क्या है कि सश्रम, पूरे श्रम के साथ कारावास की सजा सुनाई गई है और इसी कारण से इनका जो मामला है अब ये चर्चा में बना हुआ है। मामले में खास बात है कि जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी ने आरोपी का जो चेहरा है वो छिपा होने के बावजूद अपराध को साबित करने के लिए एक जो अनोखी कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक है जिसे बहुस्तरीय डिजिटल तुलना जो प्रणाली है या जेनिटल फीचर जो कह सकते हैं कि मैपिंग है उसका इस्तेमाल किया है। और ये तकनीक पहले से भी भारत के इतर और जो देश हैं जैसे तुर्की, जापान, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन भारत में ये पहला इसका मामला है जहाँ पर जेनिटल फीचर जो मैपिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या जो तकनीक है जिसमें जेनिटल फीचर मैपिंग की हम बात करें ये होती क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यही है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है और इस ऑफर के तहत आप देखेंगे तो जो भी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के और इसके तहत जो संचालित जैसे बीपीएससी जो आपका बैच है, पीटी टारगेट बैच है, एमपीपीएससी का बैच है, आरएस का बैच है, यूपी पीसीएस का बैच है, इन सभी बैचों पर देखेंगे तो 60 से 75% की छूट दी जा रही है। इसमें खास बात है कि इसके लिए जो लास्ट डेट है, लास्ट तिथि है, समय सीमा है वो 15 अगस्त 2025 है। यानी इस लास्ट डेडलाइन तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इन सभी कोर्स पर दी जाने वाली जो ऑफर है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो जनता दल के सेकुलर जो पार्टी है उसके पूर्व जो सांसद प्रज्वल जो रेवन्ना है, इनके मामले के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देखते हैं। जैसे देखें तो ये यहाँ पर जो आरोपी हैं वो प्रज्वल रेवन्ना है, पूर्व सांसद हैं। किसके हैं? जेडीएस कर्नाटक के ये सांसद है। इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिकल है और पूर्व प्रधानमंत्री के एक तरह से देखें तो ये पौत्र के तौर पे जाने जाते हैं। पीड़िता जो है वो 48 वर्षीय क्या है, एक घरेलू सहायिका है, इनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी है। और इसी के संदर्भ में देखें तो
तो ये चर्चा में है, क्योंकि 48 वर्षीय जो घरेलू सहायिका है उसके साथ इनके बलात्कार और इनसे जुड़े हुए जघन्य जो आरोप लगाए गए थे, इन्हीं के संदर्भ में ये मामला लंबे समय से चल रहा था। घटनास्थल की बात करें तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, हासन जिले से जुड़ा हुआ, बेंगलुरु का जो वासनवनगुड़ी जो स्थित है उनका जो घर है, बड़ा सा जो एक फार्म हाउस कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला है। अभियोग है कि इन्होंने अपने घरेलू सहायिका के साथ बार बार रेप किया है, बलात्कार किया है, वीडियो उसका बनाया है और उसको बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया है। और सजा सुनाने वाली जो अदालत है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले की जो विशेष अदालत है, उसके द्वारा ये किया गया। न्यायाधीश कौन है? संतोष गजानन भट्ट है। फैसला क्या है? तो अब फैसला आ चुका है। विशेष जो तकनीक है जिसके बारे में हम बात करें कि जो तकनीक है जेनिटल जो फीचर मैपिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए अब इन्हें आजीवन सश्रम जो कारावास है, अपराध को समाज के खिलाफ अपराध घोषित करने की भी बात इनके संदर्भ में की गई है। तो इस कारण से इनका जो मामला है खास तौर पे चर्चा में है। अब थोड़ा सा जो तकनीक है जिसकी हम बात करें बार बार कि आखिर यहाँ पर जिस तकनीक का एक अद्भुत जो तकनीक है जेनिटल फीचर मैपिंग, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसके द्वारा देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो जेनिटल फीचर जो मैपिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए इन्हें खास तौर पे इस तकनीक का सहायता लेते हुए अब इन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि मल्टी लेयर जो डिजिटल कंपैरिजन जो सिस्टम है, आखिर ये बहुस्तरीय जो डिजिटल तुलना प्रणाली है, आखिर है क्या? इस तकनीक का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो देखिए, जैसे फिंगरप्रिंट होता है कि हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जो थंब इम्प्रेशन आप देखते हैं वो अलग अलग होता है, वैसे ही शरीर पे मौजूद जो निशान है, जो एक तरह से देखें जो अलग अलग सिंबल हैं, उनका जो आकार है, उसकी संरचना है, उसकी जो आवाज़ है, वो सब विशिष्ट होती है। तो ये बात कही गई कि जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे किसी भी व्यक्ति का जो शरीर पर मौजूद कोई निशान है वो अलग अलग जो लोग हैं उनमें अलग अलग होते हैं। उनका जो आकार है, जो संरचना है, उसकी जो आवाज़ होती है, वो सब विशिष्ट होते हैं। यदि चेहरा नहीं भी दिख रहा है, अगर फेस किसी जो यहाँ पर दिए गए थे, जो भी साक्ष्य दिए गए थे उसमें नहीं दिखे थे, फिर भी शारीरिक जो पहचान है, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है और जो भी आवाज़ है, उसके जरिए ये पूरा जो पुष्टि है वो की जा सकती है। वही क्या है, यहाँ पर जेनिटल फीचर मैपिंग कही जाती है। और इसमें खास बात है कि ये जो तकनीक है ये दुनिया के कई सारे देशों में, जैसे तुर्की है, जापान है, वहाँ पर बड़े स्तर पे इसके बारे में इसकी जो तकनीक है इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई सारे जो सबूत हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बात करें तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, पीड़ित के जो कपड़े हैं वो मिला, वीर्य उस पर मिला, सीमेन मिला और अभियुक्त के संदर्भ में डीएनए से मेल वो खाया। ये वैज्ञानिक जो प्रमाण है वो सबसे मजबूत था। दूसरी बात करें कि जो वॉइस मैचिंग की गई, वीडियो में जो भी पुरुष है मेल है, जो महिला है उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ली गई और जो अभियुक्त है, जो पीड़िता है, उनके आवाज़ के नमूनों से मिलाया गया और ये देखा गया कि जैसा कि वीडियो में जो पुरुष महिला की आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई थी और जो अभियुक्त और पीड़िता है उनके जो वॉइस थे वो पूरी तरह से मैच कर लिए गए। शारीरिक जो भी निशान है, अगर बात करें कि आइडेंटिफाइबल जो मार्क्स हैं, जैसे अभियुक्तों के जो निजी अंग हैं उन पर जो चोट है, जो निशान मिले थे, तिल जो वहाँ पर साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किए गए तो वीडियो में इन सभी निशानों की तुलना जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अभियुक्त की ताज़ा जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से की और ये मैच किया गया कि ठीक क्या वो व्यक्ति वही है जो वीडियो या इस तरह के जो भी इमेजेस में जो सिंबल देखने को मिले, जो शरीर पे निशान थे, क्या वो मैच कर रहे हैं? तो वो पूरी तरह से मैच किए। और जो भी विषय विशेषज्ञ इससे जुड़े हुई जो टीम थी उसने मूत्र रोग, त्वचा रोग, हड्डी रोग जैसे जो विशेषज्ञ वो शामिल थे और उन्होंने इस पूरे कह सकते हैं कि जो एक तरह से यहाँ पर टेस्टिंग टीम थी उसमें सहयोग दिया। पीड़िता का बयान भी इसमें सबसे अहम पहलू था, क्योंकि पीड़िता जो थी, जो 48 वर्षीय जो घरेलू सहायिका है, जो नौकरानी थी, उसका विस्तृत जो बयान है वो लिया गया था, जिसमें पहली घटना का वर्णन, कपड़ों का जो विवरण है, आरोपी की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनका उल्लेख लिया गया कि क्या वाकई में जो आरोपी है वो बात सही कर रही है और बयान में जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य थे उनके साथ पूरी तरह से वो सारे मेल खाए और इसी के आधार पर इसके संदर्भ में डिसीजन आया है। जांच प्रक्रिया की बात करें तो जांच में जो पहला स्टेप था वो था कि जो भी क्राइम प्लेस था वहां से जो भी क्लॉथ है, जो कपड़े हैं, अन्य जो फॉरेंसिक साक्ष्य हैं
वो क्या किए गए, वहां से कलेक्ट कर लिए गए। दूसरी बात करें तो दूसरे स्टेप में अभियुक्त के जो निजी अंग हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनके संदर्भ में क्या किया गया कि उन अंगों की जो तस्वीरें हैं, जो इमेज है, वो लेने की बात थी और वो इमेज लेने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त करना था। इसके लिए बकायदा देखें तो कोर्ट से क्या लिया गया, परमिशन लिया गया। मेडिकल एथिक्स के चलते जो डॉक्टर हैं वो पहले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में कोर्ट के द्वारा इस पर परमिशन दी गई। और थर्ड स्टेप में देखें तो जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं, इमेज हैं, उनका क्या किया गया, प्रॉपर स्तर पे एनालिसिस किया गया, उनका क्या किया गया, विश्लेषण किया गया। चौथे स्टेप में डिजिटल संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनकी जो प्रामाणिकता है कि क्या वो सही हैं या फिर गलत हैं, तो उसकी जांच की गई और ये साबित करना कि जो वीडियो है क्या वो एडिटिंग है, क्या मार्फ तो नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। तो ये चौथे स्टेप पे किया गया। और पांचवा जो स्टेप था कि जितने भी अलग अलग साक्ष्य हैं उनको इंटीग्रेट किया गया, उन्हें एक साथ जोड़ा गया और रिपोर्ट में क्या किया गया, संकलित किया गया और साथ ही अदालत में क्या किया गया, कोर्ट में उसे पेश कर दिया गया। तो इस तरह से पूरा जो कह सकते हैं कि जांच की जो प्रक्रिया है वो गई और फिर कोर्ट का इसके संदर्भ में टिप्पणी आया। कोर्ट ने ये कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे देखें तो साबित किया है कि अभियुक्त ने पीड़ित से जबरन यौन संबंध बनाए हैं। यही नहीं, यौन संबंध के साथ उसने जो भी पीड़िता है उसके वीडियो रिकॉर्ड किए, बार बार उसके साथ बलात्कार किया और जो बार बार बलात्कार करना है ये क्या है, एक तरह से हत्या से भी बड़ा अपराध है। ये अदालत न्यायालय की टिप्पणी थी। वीडियो का जो इस्तेमाल है वो खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो आरोपी है वो क्या किया कि वो उसने वीडियो का इस्तेमाल किस पर किया, तो जो पीड़िता है उसे बार बार धमकाने के लिए किया, दबाव डालने के लिए किया। और एसआईटी की जो आधुनिक वैज्ञानिक जांच है जो यहाँ पर की गई है वो स्पष्ट इसकी प्रस्तुति जो की गई वो सराहनीय है। इस तरह की बात कोर्ट ने की है कि इसी कारण से आज कोर्ट क्या है कि इस मामले की जो सुनवाई थी उसे पूरी की और इसके संदर्भ में सही जो व्यक्ति है उसको सही जो न्याय है वो दिया गया और जो कह सकते हैं कि अपराधी है उसको दंड दिया गया। तो इस तरह का कोर्ट का क्या है कि यहाँ पर टिप्पणी आई थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो तुर्की और जापान में भी इस तरह के केस थे जिनमें इस तरह की जो कह सकते हैं कि जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे तुर्की के केस की बात करें तो 12 वर्षीय जो बच्ची है उसके यौन शोषण के केस में भी चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन शरीर का जो तिल है, जो निशान है, उसकी पहचान हुई थी। उसी के आधार पर वहां पर केस के संदर्भ में निर्णय लिया गया था। जापान में देखें तो जो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर एनालिसिस है उसके जरिए जो भी गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए जो व्यक्ति हैं उसकी जो पहचान है उसका स्टडी किया गया था। और वैसे ही देखें तो जो रवेन्ना का केस है भारत में देखें तो वही तकनीक भारतीय संदर्भ में लागू की है, जिसमें शारीरिक जो निशान है, डीएनए है, आवाज का जो संयोजन है, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर एनालिसिस है उसका करते हुए इस केस को न्यायालय ने हल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह से इसका महत्व भी है। इसके अगर महत्व की बात करें तो भारत में ही चूंकि ये पहला मामला है जिसमें चेहरा छिपा होने के बावजूद भी शारीरिक जो पहचान है, आवाज का जो आधार है, उसके आधार पर जो भी मामला था उसके आधार पर जो आरोपी है उसे उसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है। और ये केस आगे चलकर हो सकता है कि इस तरह के जो भी अपने देश में जो बड़े स्तर पे यौन अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में क्या हो सकता है कि एक नजीर साबित हो सकता है। और इस तरह के यौन अपराधों में जो डिजिटल फोरेंसिक है उस डिजिटल फोरेंसिक के संदर्भ में ये क्या हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आने वाले समय में जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में उसको और भी मजबूत कर सकता है। और खास बात है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के जो जांच मानक हैं उनको अपनाया जाना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जा सकता है। केस के अगर विभिन्न जो घटनाक्रम है उसकी अगर बात करें कि कैसे ये पूरा चला है तो पहले अपराध के संदर्भ में देखें तो शिकायत की गई, एसआईटी जांच हुआ, फोरेंसिक जो सबूत है वो इकट्ठे किए गए, कोर्ट में मेडिकल फोटो की अनुमति दी गई, जो भी एक्सपर्ट टीम है उसके द्वारा उसके जो भी साक्ष्य है उसके मैच किए गए, डिजिटल जो प्रामाणिकता है उसको चेक किया गया और फिर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश किया गया। उसके बाद जो दोष है वो सिद्ध हुआ और फिर आरोपी को दंड न्यायालय के द्वारा दिया गया। तो ये पूरा मामला था जिसके बारे में हमने देखा और इसके संदर्भ में जो खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जो एक विशेष
तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उस तकनीक के बारे में भी देखा, उसकी प्रोसेस के बारे में देखा, तकनीक के बारे में देखा, उसका उपयोग करते हुए कैसे एक अपराधी की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त की गई और न्यायालय में उसको पेश किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। तो ये पूरा मामला था। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं। इस मामले में जांच एजेंसी ने किस विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया है? 3D स्कैनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, मल्टीलेयर जो डिजिटल कंपैरिजन जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है, बहुस्तरीय जो डिजिटल तुलना प्रणाली है, या फिर DNA जो क्लोनिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया, फिर बायोमेट्रिक चिप एनालिसिस का इस्तेमाल किया। तो इसमें से सही जो विकल्प है सही वो उत्तर आपको चुनना है और वो हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो इस तरह से हमने देख लिया इस पूरे रेवन्ना मामले की जांच पड़ताल की और इसमें जो इनको सजा दी गई है वो किस तकनीक के आधार पर न्यायालय ने निर्णय लिया है उसकी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।